बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो क्लास 9th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम देखेंगे आपका सब्जेक्ट जो है सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके चैप्टर्स आ रहे हैं, उन चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2022-23 के सेशन के लिए उनको हम देखने वाले हैं। ठीक है, यानी कि प्रत्येक चैप्टर के जितने भी आपके चैप्टर हैं उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इस वीडियो में हम देखेंगे। गाइस, टॉपिक को देखने से पहले आप अपना सिलेबस जान लो, तो सिलेबस तो आप सभी को बेसिकली पता ही होगा। जो आपकी फर्स्ट बुक है, इसमें से आपके ये जो 5 चैप्टर हैं वो पूरे के पूरे आएँगे, ठीक है? और इंग्लिश में देखेंगे तो ये भी आपके पूरे के पूरे चैप्टर आएँगे। फिर आपकी जो सेकंड बुक है ये वाली समकालीन भारत भाग 1, तो इसमें आपके जो 6 चैप्टर हैं ये पूरे के पूरे आएँगे। बस चैप्टर 4 से जो है वो एक जो टॉपिक है वो हटाया गया जेट स्ट्रीम के बारे में, ठीक है? ये टॉपिक आपका हटा दिया गया, डिलीट है। और फिर इंग्लिश में देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद फिर आपकी अगली बुक है लोकतांत्रिक राजनीति, तो इसमें भी आपके ये 5 के 5 चैप्टर आ रहे हैं, आपको इन सभी को पढ़ना है। इंग्लिश में भी देख सकते हैं आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, वो आपको पूरे के पूरे पढ़ने हैं। फिर आ जाती है आपकी अर्थशास्त्र की किताब, तो इसमें भी आपके जो 4 चैप्टर हैं, आपको ये पूरे के पूरे पढ़ने हैं। और इसी तरह से जो आपकी इंग्लिश है, उसमें भी आपको ये सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो सिलेबस तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे आपके चैप्टर वाइज़ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, वो क्या-क्या है। तो सबसे पहली बुक रहेगी हमारी भारत और समकालीन विश्व यानी कि इंडिया एंड द कंटेम्परेरी वर्ल्ड। तो सबसे पहला इसमें हमारा जो चैप्टर है वो है फ्रांसीसी क्रांति। तो बच्चों, आप इन सभी नोट्स को चाहे तो आप अपनी बुक में नोट डाउन कर लो, या तो टिक लगा लो, या चाहे तो आप लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कुछ भी, बस आपके पास रहना चाहिए, याद रखना। तो ये है हमारा चैप्टर 1 फ्रांसीसी क्रांति द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो देखो, मैं आपको हिंदी में पढ़ के बताऊंगा, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इससे आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो देखो हिंदी में हम इसे समझाते हैं। तो इस चैप्टर में फ्रांसीसी क्रांति में आप पढ़ोगे 18वीं शताब्दी के अंत के दौरान जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसके बारे में, और इस क्रांति का क्या प्रकोप देखने को मिला था, इसके बारे में आप पढ़ोगे। फ्रांस में राजशाही को कैसे समाप्त किया गया और गणतंत्र को कैसे अपनाया गया था, उस कहानी को आप समझोगे। जो महिलाएं थी, क्या वो इस फ्रांसीसी क्रांति में शामिल हुई थी या नहीं हुई थी। जो गुलाम थे, उनको किस तरीके से इस ये जो दासता व्यवस्था चल रही थी, उस गुलामी प्रक्रिया को किस तरीके से खत्म किया गया, इसके बारे में आप इसमें जो है अध्ययन करोगे। फिर इस क्रांति की वजह से जो लोग थे, उनकी रोज़मर्रा की डेली बेसिस की जो लाइफ़ थी, वो क्या प्रभावित हुई थी, या जो भी उन पर प्रभाव पड़ा था, इसके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, वो देखो यहाँ पे साइड में इंग्लिश में भी लिख सकता है, लिखा हुआ है मैंने, तो आप इसे आप ईज़िली तरीके से यहाँ से पढ़ सकते हो। फिर आता है हमारा अगला चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 2, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। तो इस चैप्टर में आपका जो मुख्य टॉपिक रहेगा वो रहेगा सामाजिक परिवर्तन का युग, रूसी क्रांति, पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। ठीक है, तो यानी कि रूसी क्रांति के दौरान जो सामाजिक परिवर्तन हुआ उसके बारे में, और पेट्रोग्राद में जो फरवरी की क्रांति हुई इसके बारे में आप इसमें पढ़ोगे। उसके बाद एक अक्टूबर में कुछ क्रांति वगैरह हुई थी, तो उसके बाद अक्टूबर के बाद क्या बदलाव आया था यूरोप में और रूस में, इसके बारे में पढ़ोगे। रूसी क्रांति, यूएसएसआर, ठीक है, रूसी क्रांति का और यूएसएसआर का पूरे वर्ल्ड पर, वैश्विक लेवल पर क्या प्रभाव पड़ा था, इसके बारे में आप इसमें डिस्कस करोगे। और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो यहाँ पे साइड में से देख ही सकते हैं, इस तरीके से लिखा हुआ है। फिर आ जाता है हमारा अगला चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 3, नाजीवाद और हिटलर का उदय, नाजियम एंड द राइज ऑफ हिटलर। ठीक है, तो इसमें देखो आप सबसे पहले पढ़ोगे वीमर गणराज्य, ठीक है, वर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक। फिर सत्ता में हिटलर का उदय कैसे हुआ, इसके बारे में। फिर आप पढ़ोगे नाजी की जो विश्व दृष्टि है वो क्या रही है। नाजी में जो जर्मनी थे, इसमें युवा और जो साधारण लोग थे, और जो मानवतावाद के खिलाफ अपराध हुए थे, इन सभी के बारे में आप इस चैप्टर में डिस्कस करोगे। ठीक है, अगले चैप्टर की बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 4 है हमारा वन समाज और उपनिवेशवाद, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म। बेसिकली इसका चैप्टर का नाम चेंज हो गया है। ठीक है, पहले ये इसका नाम था आधुनिक, ठीक है, इसलिए अब इसका नाम थोड़ा चेंज कर दिया गया। तो इसमें आप पढ़ोगे कि वनों की जो कटाई है वो कौन कर रहे हैं और ये आखिर क्यों की जा रही है। वाणिज्यिक जो वानिकी है, इसका उदय से हमारा क्या तात्पर्य है। ठीक है, फिर आप पढ़ोगे जंगल में जो विद्रोह हुआ है जंगल की कटाई की वजह से, इसके बारे में। जावा में जो वन है उनमें क्या परिवर्तन आए हैं, उनके लोगों में क्या परिवर्तन आया है, इसके बारे में आप इस चैप्टर में डिस्कस करोगे। फिर आता है हमारा अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 है
देहाती खानाबदोश और उनके आंदोलन, ठीक है, पोस्टल नोमाड्स एंड देयर मूवमेंट्स। तो इसमें आप पढ़ोगे औपनिवेशिक शासन और देहाती जीवन कैसा रहा है, ठीक है, औपनिवेशिक शासन के दौरान जीवन कैसा रहा है, उसके बाद देहाती जीवन कैसा रहा है, अफ्रीका में जो पशुचारण है वो किस तरीके का रहा है, तो ये सारी चीजें आप इस चैप्टर में डिस्कस करोगे। तो फर्स्ट बुक जो कि आपकी ये वाली रही है, इस बुक से आपके जितने भी चैप्टर्स थे उन सभी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हिंदी में भी और इंग्लिश में भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। एंड आई होप कि आपको अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आपका जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो क्या क्या है। ठीक है, कंप्लीट हो गई हमारी फर्स्ट बुक। चलिए अगला देखते हैं। अब देखते हैं अपनी सेकंड बुक जो कि है समकालीन भारत भाग 1, कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1। तो बेसिकली ये है आपकी जियोमेट्रिकल, ठीक है, जियो की तरह है, जियोग्राफी है। तो चैप्टर 1 है हमारा भारत। पहले इसका नाम था भारत आकार और स्थिति, लेकिन अब जो है इस नाम को काट के इन्होंने क्या लिख दिया है, केवल और केवल भारत। ठीक है, तो इसका नाम हो गया भारत या फिर इंडिया। तो इसमें आप पढ़ोगे भारत के जगह के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में और उसका आकार क्या है, भारत और जो विश्व है उसके साथ इसके संबंध कैसे हैं, और भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं, ठीक है, उनके उनके बारे में आप इसमें पढ़ोगे। फिर अगले चैप्टर की हम बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 है भारत का भौतिक स्वरूप। अब बात आती है भारत के भौतिक स्वरूप की, यानी कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो इसमें आप देखोगे जो प्रमुख भौतिक विभाग है, यानी कि मेजर फिजियोग्राफिक्स डिवीजन, जैसे कि हिमालय पर्वत हो गए, उत्तरी मैदान हो गए, ठीक है, फिर प्रायद्वीपीय पठार हो गए, और भारतीय जो रेगिस्तान है वो हो गए, तटीय मैदान और जो द्वीप समूह है, इन सभी के बारे में आप इस चैप्टर में डिस्कस करोगे। ठीक है, सारी चीजें समझ में आ रही हैं अच्छे से? अगर समझ में आ रही है तो बोलो यस सर समझ में आ रही हैं, या फिर कमेंट में लिख सकते हो यस सर हमें समझ में आ रहा है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। फिर आता है हमारा अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर है 3, जिसका नाम है अपवाह। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है हमारा ड्रेनेज। तो इसमें देखो आप पढ़ोगे पहले अपवाह होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, भारत में ड्रेनेज सिस्टम यानी कि जो अपवाह सिस्टम है वो किस तरीके का है। ठीक है, उसके बाद हिमालय नदियाँ जैसे कि गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, ये नदियाँ जो है, ये जो नदी प्रणाली है, इनके बारे में आप पढ़ोगे। फिर प्रायद्वीपीय नदियाँ जैसे कि नर्मदा बेसिन हो गया, ताप्ती बेसिन, गोदावरी बेसिन, महानदी बेसिन, कृष्णा बेसिन, कावेरी बेसिन, झील, तो ये सारी चीजें आप इसमें डिस्कस करोगे। फिर आप देखोगे अर्थव्यवस्था में जो नदियां हैं उनकी क्या भूमिका रही है, यानी कि रोल ऑफ द रिवर्स इन द इकोनॉमी, एंड जो नदी प्रदूषण है, जो रिवर पॉल्यूशन है, इसके बारे में आप इसमें डिस्कस करोगे। ठीक है, थर्ड भी कंप्लीट हो गया हमारा। चैप्टर देखो 4 जो कि है जलवायु। तो अब इस चैप्टर वाले जलवायु में आपका एक टॉपिक डिलीट है, वो है जेट स्ट्रीम और पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ और इनसे संबंधित आंकड़े। ठीक है, ये आपका डिलीट है। तो इसमें आप सबसे पहले पढ़ोगे जलवायु की संरचना आखिर होती क्या है, फिर जलवायु नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, भारत की जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले कारक जैसे कि अक्षांश है, ऊंचाई है, दबाव है, हवाएं हैं, तो ये सभी आप इसमें पढ़ोगे। मौसम की बात करेंगे तो ठंड के मौसम का मौसम कैसा होता है, गर्म मौसम कैसा होता है, आगे बढ़ना, मानसून जो है उसका वो आगे कैसे बढ़ता है, मानसून पीछे कैसे हटता है, मानसून के बाद का मौसम कैसा होता है, वर्षा का वितरण कैसे होता है, साथ ही साथ मानसून के रूप में एकजुटता से आप क्या समझते हैं। तो इन सारी चीजों को आप इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैप्टर 4 आपको समझ में आ गया क्या क्या पढ़ना है। फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर 5, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्रणाली, सॉरी प्राणी है, यानी कि वाइल्ड लाइफ है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसमें आप पढ़ोगे वनस्पति के प्रकार, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कांटेदार वन, झाड़ियां, मोंटाने वन और मैंग्रोव वन, और सबसे आखिरी आएगा आपका वन्य जीवन। तो इसके बारे में आप इसमें डिस्कस करें। फिर आती है हमारी अगली बुक जो कि है जनसंख्या, यानी कि मतलब अगला जो चैप्टर है उसके बारे में है, जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन, जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन। तो इस चैप्टर में बेसिकली आप डिस्कस करोगे कि जनसंख्या का आकार क्या है, उसका वितरण कैसे है, किसके संदर्भ में, भारत के संदर्भ में, यानी कि भारत की जनसंख्या का आकार कैसा है, उसकी संख्याओं का वितरण किस तरीके से है, भारत की जनसंख्या का जो घनत्व है वो किस तरीके का है, उसके बाद भारत में जो जनसंख्या वृद्धि है वो कैसे हो रही है, जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रियाएं क्या हैं, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हैं, जनसंख्या वृद्धि की वजह से संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वृद्धि की क्या प्रक्रियाएं हैं और इसके वृद्धि की वजह से क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं,
इन सारी चीज़ों को आप इस चैप्टर में डिस्कस करोगे। ठीक है? समझ में आया सभी को? तो ये वाला जो आपका चैप्टर था, सॉरी जो बुक थी आपकी भाग 1 समकालीन भारत या फिर कंटेम्परेरी इंडिया। तो इस बुक का चैप्टर नंबर 1 के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लिए। फिर चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, उन सभी को हमने कवर अप कर लिया। फिर चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप कर लिया। फिर चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप कर लिया। फिर चैप्टर नंबर 5 एंड देन लास्ट चैप्टर नंबर जो आपका 6 है, इसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं अगली बुक की तरफ। अब आती है हमारी बुक नंबर 3 जो कि है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1। तो इसमें बेसिकली हमारे 5 चैप्टर हैं। अब इन 5 चैप्टर में आपको क्या-क्या पढ़ना है उसे समझो। तो चैप्टर फर्स्ट है आपका लोकतंत्र क्या और क्यों, यानी कि व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई। तो इसमें आप पढ़ोगे लोकतंत्र होता क्या है, लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में। फिर लोकतंत्र हमें क्यों चाहिए और लोकतंत्र का एक व्यापक तौर पर जो मीनिंग होता है, उस मीनिंग को आप यहाँ पे डिस्क्लोज करोगे। चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं तो सेकंड में हमारा चैप्टर का नाम है संविधान का निर्माण यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। तो इसमें सबसे पहले आप पढ़ोगे दक्षिण अफ्रीका में जो लोकतांत्रिक संविधान था वो क्या था इसके बारे में, और हमें एक संविधान की जरूरत क्यों होती है इसके बारे में। भारतीय संविधान का निर्माण किस तरीके से हुआ था, भारतीय संविधान के निर्माण में जो मार्गदर्शक मूल्य हैं, ठीक है, गाइडिंग वैल्यूज है वो क्या है, इसके बारे में आप इसमें पढ़ोगे। चैप्टर नंबर 3 आता है हमारा चुनावी राजनीति। अब चुनावी राजनीति है यानी कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप यही पढ़ोगे कि चुनाव होता क्या है। फिर जो भारत की चुनावी प्रणाली है वो क्या है, भारत में चुनावों को क्या लोकतांत्रिक बनाते हैं, यानी कि जो इलेक्शंस है उनको क्या चीजें जो है वो लोकतांत्रिक बनाती हैं, इनके बारे में आप इसमें पढ़ोगे। अगला चैप्टर आ जाता है चैप्टर नंबर 4 जो कि है संस्थाओं का कामकाज यानी कि वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो इसमें आप पढ़ोगे कि कोई भी बड़ा फैसला, कोई नीतिगत फैसला कैसे लिया जाता है। फिर संसद के बारे में आप पढ़ोगे, राजनीतिक कार्यकारी क्या होता है, न्यायपालिका क्या होती है, इसकी शक्तियों के बारे में आप इस चैप्टर में डिस्कस करोगे। अगली हमारी बुक आती है, मतलब अगला चैप्टर है हमारा लोकतांत्रिक अधिकार यानी कि डेमोक्रेटिक राइट्स। तो इसमें आप पढ़ोगे कि क्या अधिकार के बिना जो है वो जीवन हो सकता है, लोकतंत्र में कौन से अधिकार होते हैं, कौन से प्राप्त होते हैं, भारतीय संविधान में कौन से अधिकार दिए गए हैं, अधिकारों का एक विस्तार रूप से जो वर्णन है वो आप इस बुक में पढ़ोगे। ठीक है? तो फर्स्ट बुक जो हमारी थर्ड बुक थी पार्ट ये वाली लोकतांत्रिक राजनीति डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इसमें से हर एक चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने यहाँ पे देख ली हैं, और आई होप कि आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। ठीक है? तो इस तरीके से हमारी थर्ड बुक भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली बुक और सबसे आखिरी है जो कि है अर्थशास्त्र, यानी कि कक्षा 9 के लिए अर्थशास्त्र, इट मीन्स की इकोनॉमिक्स। तो देखते हैं भाई इस बुक से हमें क्या क्या पढ़ना होगा जो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर है पालमपुर गांव की कहानी, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो इसमें आप सबसे पहले इस कहानी का जो मूल रूप है वो पढ़ोगे। फिर इस चैप्टर में उत्पादन का संगठन, इससे क्या तात्पर्य है, पालमपुर में खेती कैसे होती थी, पालमपुर में जो गैर कृषि गतिविधियां थी वो क्या होती थी, यानी कि खेती के अलावा और जो गतिविधियां होती थी उनके बारे में इस चैप्टर में आप डिस्कस करोगे। फिर हमारा आता है चैप्टर नंबर 2 संसाधन के रूप में लोग, यानी कि पीपल एज रिसोर्सेस। तो इसमें आप पढ़ोगे सबसे पहले इसके अवलोकन के बारे में, इसका ओवरव्यू क्या है चैप्टर का इसके बारे में। फिर आप पढ़ोगे पुरुषों और महिलाओं के द्वारा जो आर्थिक गतिविधियां की जाती हैं उन आर्थिक गतिविधियों के बारे में, जनसंख्या की गुणवत्ता में किस तरीके से सुधार आ रहा है, कैसे बढ़ रही है, बेरोजगारी की समस्या कैसे बढ़ रही है, क्या आंकड़ा है, उन सभी को आप इसमें पढ़ोगे। उसके बाद अगला चैप्टर हमारा निर्धनता एक चुनौती। क्या चैप्टर है, निर्धनता एक चुनौती, पॉवर्टी एज ए चैलेंज। तो इसमें आप सबसे पहले पढ़ोगे इसके अवलोकन यानी कि ओवरव्यू के बारे में, गरीबी के दो विशिष्ट मामले, ठीक है, दो विशिष्ट मामले, टू टाइप्स केस ऑफ पॉवर्टी, सामाजिक वैज्ञानिकों के द्वारा देखी गई गरीबी और गरीबी के अनुमान, यानी कि जो सामाजिक वैज्ञानिक है उनके द्वारा जो गरीबी देखी गई, उन्होंने जो अनुमान लगाया है इसके बारे में, संवेदनशील समूह और अंतर्राज्यीय असमानता है इसके बारे में। फिर वैश्विक परिदृश्य में गरीबी कैसी है, वैश्विक तौर पे गरीबी के क्या कारण है, और गरीब जो विरोधी है, मतलब गरीब जो है उसको किस तरीके से खत्म किया जा सकता है, उसे क्या उपाय हैं, और गरीबी की वजह से आने वाले जो चुनौतियां हैं वो क्या क्या होने वाले, इन सभी को इस चैप्टर में आप डिस्कस करें। सबसे आखिरी चैप्टर आता है इस वीडियो का और इस बुक का,
वो है भारत में खाद्य सुरक्षा यानी कि फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो सबसे पहले तो ओवरव्यू, फिर खाद्य सुरक्षा क्या होती है, हमें खाद्य सुरक्षा क्यों चाहिए, खाद्य असुरक्षित कौन होता है, भारत में खाद्य सुरक्षा क्या है और बफर स्टॉक क्या होता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति क्या है और खाद्य सुरक्षा में जो सहकारिताएं हैं इनकी क्या क्या भूमिका रही है। तो इन सभी के बारे में आप इस चैप्टर में इजीली तरीके से डिस्कस करोगे। तो हमारा जो सेकंड जो लास्ट बुक है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, इसमें से चैप्टर 1 से आपको क्या-क्या पढ़ना है ये आपने समझ लिया। चैप्टर 2 से आपको क्या-क्या पढ़ना है ये भी आपने समझ लिया। फिर चैप्टर 3 से आपको क्या-क्या पढ़ना है ये भी आपने समझ लिया। देन चैप्टर 4 जो है इससे आपको क्या-क्या पढ़ना है ये भी आपने समझ लिया। तो इस तरीके से वीडियो हम खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो इस तरह से आज का हमारा जो टॉपिक था चैप्टर वाइज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे, उन सभी को हमने आज की इस वीडियो में हर एक बुक की जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन सभी को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है और मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर कर सकते हैं और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।